वेलकम बैक व्यूअर्स। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे जिन्होंने अभी अभी पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ट्यून इन किया है। हम स्पेशल शो कर रहे हैं तवील दौरानिए का 10 से रात 12 बजे तक, और मौजू है अमरीकी सदर जो बाइडन की तकरीब हल बर्दारी जो हमने लाइव आपके साथ शेयर की, और उसके बाद जो उन्होंने खिताब किया, फिर उनने जो अपने खिताब में अहम जो उनके इस वक्त प्रायोरिटीज़ हैं, तरजीहात हैं, उसका अहाता किया। और उन्होंने कहा कि वो पूरे अमेरिका के सदर होंगे, और जो अमेरिका में एक अंदरूनी शोरश बरपा है, जो अंदरूनी खलफिशार था, उसके खात्मे के लिए काम करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बियॉन्ड बॉर्डर्स अमेरिका अपने अलायंसेस को रिपेयर करेगा और लीडरशिप रोल इख्तियार करेगा। उनकी तरजीहात फिर पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे, किस नहज पे होंगे, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट और चाइना के साथ अमेरिका की क्या पॉलिसीज होगी, सबकदोश होने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप की क्या लेगेसी छोड़कर वो आज गई हैं, इन तमाम उमूर का हम आता कर रहे हैं। हमें पहले हाफ में ज्वाइन किया हुआ था फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी और पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर रह चुके हैं एजाज चौधरी साहब ने। उनको एक दफ़ा फिर हम वेलकम करेंगे क्योंकि बात अधूरी रह गई थी, चाइना के हवाले से बात को हम मुकम्मल करना चाहते थे। डॉक्टर रिफा साहब ने भी ज्वाइन किया था। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से फैज़ रहमान साहब, स्काइप पे आप VOA में रह चुके हैं, इसके अलावा सहाफ़ी हैं, अमेरिका की अंदरूनी हालात पर बहुत अच्छी जो है वो आप जो है वो नज़र भी रखते हैं और राय रखते हैं, उनसे भी जानेंगे। और कुछ ही देर बाद हम रऊफ़ हसन साहब से भी गुफ्तगू करेंगे जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए इत्तलात और नशरियात हैं, उनको भी ज्वाइन करेंगे। जी मैं चाहूँगा एम्बेसडर साहब, एजाज साहब, ज़रा इस बात को थोड़ा सा हम अगर समेटें। चाइना के साथ आपने कहा कि वो चाहेंगे कि चाइना पे कंटेनमेंट का वर्ड तो यूज़ करते लेकिन पुश बैक हो। जी देखिए, चाइना के बारे में हमारे पाकिस्तान में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। चाइना एक दोस्त मुल्क है और इसने कभी पाकिस्तान के किन्हीं अंदरूनी मामलात में कभी इंटरफेरेंस नहीं की, और अभी भी जितना इनके साथ जो ताल्लुकात का हुआ वो बाहमी मफादात की बुनियाद पर भी है और बाहमी एहतराम की बुनियाद के ऊपर भी चीन के साथ ताल्लुकात बने। अब अमेरिका के साथ हमारे ऐसे ताल्लुकात नहीं रहे थे, लेकिन इस बात में अब तमाम लोगों की ये राय बन रही है कि अमेरिका और चीन के मुसाबके में पाकिस्तान जो है वो कोई साइड नहीं ले सकता, क्योंकि उस साइड के लेने का मतलब ये होगा कि हम खामखा अपने मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाएं। ठीक, हम क्यों पहुंचाएं नुकसान अपने मफादात को, जब हमारे मफादात दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हम उनको करें तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान और अमेरिका को खुल खेलने का मौका मिले। अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट की इजाज़त सब बात आती है कि जी दो धड़े इस तरह बन रहे हैं, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, रशिया, एक एक्सेस भी मिलता है। और फिर बात लोग करते हैं अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। आप समझते हैं कि ये ब्रॉडर रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं? देखिए, कुछ अलाइनमेंट्स तो हो रही हैं, लेकिन जिन अलाइनमेंट्स का आपने जिक्र किया मैं उनसे इतफाक नहीं करता। ओके, मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल में पाकिस्तान के ताल्लुकात अगर ईरान के साथ हैं तो सऊदी अरब के साथ भी हैं, अमेरिका के साथ हैं तो चीन के साथ भी हैं। पाकिस्तान ने एक बैलेंस हमेशा उसी सतह के हैं, वही गर्मजोशी है मेरे ख्याल में है। हमें बिल्कुल ये इस किस्म के एक्सेस नहीं बनाने चाहिए जिससे कोल्ड वॉर का माहौल बन जाए। ओके, ये कोल्ड वॉर अभी शुरू नहीं हुई और सर्द जंग को शुरू होने से हमें नुकसान होगा। आपको याद होगा कि आज से 40 साल पहले जब सर्द जंग हुई थी अमेरिका और रूस के दरमियान, उस वक्त सोवियत यूनियन के दरमियान, तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ था उसमें। हम उसके वॉर्टेक्स में आ गए थे। हम नहीं चाहेंगे कि चीन और अमेरिका की सर्द जंग हो और उसके अंदर हम बीच में नुकसान पहुंचाए। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि चीन की भी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो, अमेरिका की भी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो, ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है। ये देखिए, आज के ट्वीट में वज़ीर आज़म साहब ने उसका जिक्र भी किया है। ये पॉसिबल भी है और ये हमें इसके लिए बाकायदा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह CPEC बना है, इसी किस्म का एक बड़ा पैकेज अमेरिका भी उसको भी वो भी कर सकता है। आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे बड़े बड़े पैकेज के जरिए लेकर। चूंकि आप आम नुकता उठाए, मैं चाहूंगा कि आपकी मौजूदगी में जरा मैं रऊफ हसन साहब को वेलकम कर दूं। रऊफ हसन साहब, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए इत्तलात और नशरियात हमें ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम। ठीक, थैंक यू सर, थैंक्स यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। रऊफ साहब, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने भी तकरीर सुनी होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन, जो कि अब 46वें सदर के तौर पे उन्हें आज हल्फ उठा लिया, अपनी तरजीहात बता रहे थे और हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुख्तलिफ तनाज़र में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि अमरीकी सदर जो बाइडन के अब व्हाइट हाउस में नए मकीन के तौर पर आने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में कोई नई ट्रैजेक्टरी आप देखते हैं माजी से हट के? क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि ही अंडरस्टैंड्स पाकिस्तान अ लॉट बेटर देन हिज प्रेडिसेसर। क्या कहेंगे सर?
ये कहना शायद ठीक है कि वो पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रंप से बेहतर समझते थे, इसलिए कि वो पाकिस्तान आए भी हैं मेरा ख्याल 2 या 3 दफा जी। और उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं समझता कि उनके आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कोई नई या बहुत ज्यादा कोई उम्मीद अफजा किस्म की ट्रेजेक्ट्री नजर आएगी। अच्छा। बिकॉज हम अमेरिका और की जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं इस वक्त इस खत्ते में, वो पाकिस्तान के साथ अलाइन नहीं करते हैं। और मुझे नजर नहीं आता कि पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज है अगर उनको सामने रखा जाए, और वो प्रायोरिटीज जो है पाकिस्तान के लिए परस्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, अगर हम प्रायोरिटीज को सामने रखें और उनको परस्यू करें, तो मैं नहीं फील करता कि कोई बहुत बड़े हमारे ताल्लुकात में किसी किस्म की तब्दीली जो है वो इन दी फोर्सिएबल फ्यूचर में नजर आती है। अमेरिका इस वक्त उसकी जो इस खत्ते में पॉलिसी है वो चाइना के साथ है। और वो एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो चाइना के खिलाफ एक महाज खोला था, लेकिन जो नॉमिनेटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अभी उन्होंने 2 दिन पहले उनकी एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में शुरू की गई इस पॉलिसी के हक में बयान दिया है। और उन्होंने चाइना के खिलाफ इनफैक्ट मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था, मेरा ख्याल था कि दे विल गो स्लो ऑन दिस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किया है। सो अगर इसको सामने रखा जाए और अगर इसको एक पॉलिसी बयान के तौर के ऊपर लिया जाए, तो वही पॉलिसी अमेरिका की मुझे जारी रहते हुए मैं देख रहा हूं जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जमाने में थी। अच्छा। और बड़ा क्लियर भी है इसलिए कि उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस खत्ते में जो है वो इंडिया के साथ अलाइंड है, चाइना के खिलाफ अलाइंड है। हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस खत्ते में चाइना के साथ अलाइंड है, और इंडिया जो है वो हमारा हमसाया होने के बावजूद वो हमारे लिए एक मेजर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। और हम जो कोशिश कर रहे हैं इस वक्त अफगानिस्तान में पीस लाने की, अमन लाने की, और क्योंकि पाकिस्तान में जो अमन है वो अफगानिस्तान के साथ मुल्हिक है, उसमें यस हमने अमेरिका की सपोर्ट की, अमेरिका को की बहुत मदद की है, सपोर्ट नहीं की बल्कि मदद की है। अमेरिका डिपेंडेंट था हमारे ऊपर के किसी तरीके से वो ब्रेक थ्रू चाह रहा था तालिबान के साथ। लेकिन मैं फील करता हूं कि इस एक कॉमनैलिटी की बेसिस के ऊपर मैं कोई लॉन्ग टर्म ताल्लुकात में चेंज जो है उसको मैं इन्विजिज नहीं कर रहा। आपने करे मैं सर ये आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इस स्पेस में आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया उन्होंने कोई एरियाज भी आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया प्रेसिडेंट जो बाइडेन को। उन्होंने कहा काउंटरिंग क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इंगेजमेंट, ट्रेड, इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ, कम्बैटिंग करप्शन, प्रोमोटिंग पीस। तो आप समझते हैं ये वो एवेन्यूज हैं जिसमें हमारे पास रूम फॉर कोलैबोरेशन पाया जाता है? रऊफ साहब जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना बिल्कुल ठीक है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लोज हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक हमारे एक पार्टनरशिप है उनके साथ, अमेरिका के साथ भी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही हुई है पास्ट में, लेकिन जिस तरीके से हमारे कंसिस्टेंटली अच्छे ताल्लुकात चीन के साथ रहे हैं उस तरीके से कभी भी अमेरिका के साथ हमारे कंसिस्टेंटली ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे थे। कि एक तरफ हम नॉन नेटो एलाय होते हैं और दूसरी तरफ वो हमारे ऊपर जो है वो एक पोजीशन लगा देते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देते हैं, और एक दफा नहीं कई दफा की है, और बड़े डेलिकेट मतलब औकात में भी उन्होंने हमें डैमेज किया है। मैं बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो इसी एक फैक्टर के ऊपर बेस्ड है कि हम तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अमेरिका के साथ हमारे पैचेस में ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैचेस में ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं रहे हुए। चीन के साथ ये बिल्कुल हमारा इस किस्म का ताल्लुक नहीं रहा। चीन के साथ हमारे जब से ताल्लुकात का आगाज हुआ है वो बढ़े हैं और बढ़ते ही रहे हैं, इस वक्त भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मैं ये कहने के बाद ये जरूर कहूंगा कि हमें अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को फर्दर इंप्रूव करने की और उनमें एक लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करते रहना चाहिए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है। लेकिन मुझे जाती तौर के ऊपर, चूंकि मैं इन ताल्लुकात को इनकी सेक्शन से मैंने खासा स्टडी किया हुआ है और बाकी लोगों ने भी किया होगा डेफिनेटली, मैं नहीं फील करता कि इन दी फोर्सिएबल फ्यूचर कोई एक मेजर ब्रेक थ्रू जो है वो इन ताल्लुकात में होगा। रऊफ साहब मेरे साथ रहेगा। फैज, चूंकि आप वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, आप बताइएगा, आपने तज्जिया सुना रऊफ साहब का भी, जाहिर बात है उनकी इस पे स्टडी है, आप अमेरिका के माइंडसेट को आप बहुत अच्छी समझते हैं, बड़े अरसे से वहां पर मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब वहां सफीर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी टेक दी। व्हाट्स योर टेक फैज? जी बहुत बहुत शुक्रिया अनवर। सबसे पहले तो मैं
सलाम करना चाहता हूँ हमारे मुरब्बी और मुकर्रमी जनाब एजाज चौधरी साहब, एम्बेसडर एजाज चौधरी साहब को। जी जी और ऑल्सो इट्स गुड टू बी विद रऊफ साहब। अच्छा देखिए, मैं एम्बेसडर ने जो बात की वो बहुत ही प्रैग्मेटिक, और मैं समझता हूँ कि जो एक मुहावरतन हम इस्तेमाल करते हैं कि जीरो सम के, ये पाकिस्तान के लिए जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी एक के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं तो दूसरे को हम बिल्कुल कैंसिल कर दें। इसे कैंसिल कल्चर भी किसी हद तक आप कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत रिस्पेक्टफुली बसद एहतराम मैं हसन साहब से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, और वो ये कि देखिए, पहले से ये माइंड बना लेना कि हम किसी तरह से चल नहीं सकते, और आइंदा जो उनका जो एक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि मामला उम्मीद अफजा नजर नहीं आ रहे, मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी ये इसमें हमको एक अपना माइंड चेंज करने की जरूरत है। उसकी एक वजह है, मुझे पहले ये बताया जाए, ये समझे, मेरे से बहुत सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या होंगे और ये नया एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा बुरा होगा। तो हमारा अपना बेंचमार्क क्या है, हमने वो कौन से अहदाफ रखे हैं ताल्लुकात में कि अगर ऐसा हुआ तो अच्छा होगा और ऐसा नहीं हुआ तो हमारे लिए बुरा होगा। मिसाल के तौर पर, अगर हम ये समझते हैं कि अमरीकी इमदाद हमारे लिए बहाल हो जाएगी और हमको बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर हम ये समझते हैं कि हमको F-16 के बाद अब F-35 मिल जाएंगे फौरी तौर पर, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या हम ये समझते हैं कि हमारे नेबर खुसूसन भारत में जो एक कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में जो बर्बरियत और जुल्म जारी है वहाँ के कश्मीरियों पर, क्या वहाँ पर कुछ नरमी आ सकती है हम इस नए एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से? मैं समझता हूँ यस, और वो एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए प्लस है कि वहां पर, क्योंकि अब जो इसका फोकस है एडमिनिस्ट्रेशन का वो ह्यूमन राइट्स पर। एक तो हिस्टोरिकली आप देखें कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स पे सिंस द कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जोर देते हैं वर्ल्ड वाइड, और इन्होंने तो बाकायदा अपना ऑफिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अब व्हाइट हाउस में ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी का ऑफिस कायम हो गया है। तो आप एक तब्दीली देखेंगे वहां। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो एक अहम बात है, अगर फर्ज कीजिए कि ईरान के साथ दोबारा डील में चले जाते हैं और ईरान पर सैंक्शन हट जाती, तो वो भी एक पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए एक बेहतरी की तरफ एक अमल हो सकता है। तो इसी तरह से और बहुत सी चीजें ऐसी हैं, खुद अफगानिस्तान का मामला है। अफगानिस्तान में हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर रहे हैं, और अभी जो जनरल ऑस्टिन, रिटायर्ड जनरल ऑस्टिन, जिन्होंने कि कल अपनी जो कंफर्मेशन में जो बयान दिया, उन्होंने पाकिस्तान के रोल को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का रोल जारी रहेगा और हमारा पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रहेगा। अच्छा, अब देखिए, इसमें जो है अनवर, हमको अपनी कोशिशों से हमें बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होकर हमको ये देखना है, इसमें कोई शक नहीं, चाइना एक बहुत बड़ी पावर बन रहा है, हमारा नेबर है और हम इसके साथ अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें इतनी अहलियत है हमारे ब्यूरोक्रेट्स में, हमारे है कि हम चाइना के साथ बिल्कुल अलाइन होके अमेरिका के साथ भी अपने आप को रीअलाइन कर सकते हैं। तो अमेरिका में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, अमेरिका में फ्लेक्सिबिलिटी है, समझते हुए ताल्लुकात को इस्तेमाल करे। ये मेरा एक छोटा सा टेक है। इसको आप कैंसिलेशन मत समझें, मत समझें, ये माइंड अभी से मत बनाएं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, फैज इस नुक्ते पे रहेगा मेरे साथ। मैं एजाज साहब के नुक्ता से लेके फिर रऊफ साहब के जाऊंगा, फिर एजाज साहब ने जाना भी। आपने कहा कि हमें एक डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए, आपने दोनों अप्रोचेस, रऊफ साहब की भी बात सुनी, ज़ाहिर बात है उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है, और फैज साहब की आपकी बात तो हम सुन ही रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसमें, क्योंकि आप खुद फॉरेन अफेयर्स के एक एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं डिप्लोमेसी में आर्ट ये है कि व्हेन देयर इज नो रूम यू हैव टू क्रिएट अ रूम फॉर योरसेल्फ। इट इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, आर्ट ऑफ द पॉसिबल्स। और इसमें वो रऊफ साहब की बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि अमेरिका की स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इस वक्त जो है वो हिंदुस्तान के साथ है और चीन, और ये उनकी स्टेट की पॉलिसी है, ये स्टेट की पॉलिसी है, नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट्स। नो, yet that does not mean कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। Okay. America would certainly want to engage with Pakistan for a variety of reasons, vis-a-vis China, vis-a-vis India, vis-a-vis Afghanistan, and a whole lot else.
पर मेरा पॉइंट ये था कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को ही हमेशा से ना देखते रहिए, बायलैटरल कंटेंट लेकर आइए। जिस तरह अभी वजीर आजम के ट्वीट में आपने भी 2 बार कहा कि ये एरियाज हैं, हमने ये कोशिश नहीं की। कभी हम सिक्योरिटी के हवाले से देखना चाहते हैं, कभी हम एड के ऊपर बड़ी तवज्जो देते रहे हैं, भूल जाइए इन तमाम चीजों। हमने कोशिश नहीं की या अमेरिका ने भी अपने मफादात को हमेशा आगे रखा? मेरे ख्याल में अमेरिका ने अपने मफादात वो कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस, लेकिन सर तो अमेरिका भी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चाहता था ना। मैं समझता हूं कि हमने कोशिश उस तरह, देखिए मैं आपको बताऊं, मिसाल दे रहा हूं, आपने चीन के साथ मिलकर एक सी पैक बनाया, आप अमेरिका के साथ भी एक बनाए ना एक पैकेज। प्रेसिडेंट शी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। ठीक है, लेकिन इनको भी कन्विंस करें। अब ये चीन को स्पेस भी इसीलिए मिली क्योंकि अमेरिका ने वो स्पेस छोड़ दी थी हमारे साथ। आए ना हमारे साथ, बजाय इसके कि हिंदुस्तान जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है उसकी पुष्टपनाही करें, आप उसको छोड़ें। इसके अंदर आप आए, इन्वेस्ट करें, और कॉर्पोरेट अमेरिका करना चाहता है इन्वेस्ट। बार बार वो रुकावट क्या है? कॉर्पोरेट अमेरिका के आने में रुकावट क्या है? रुकावट ये तासुर है पाकिस्तान के अंदर भी और अमेरिका के अंदर, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट जरा फर्क है। मैं ये कहता हूं कि आजकल इशू बेस्ड अलायंसेस होते हैं। ये कोई एक, मैं आपको कहता हूं यूरोप में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ कंपीट भी कर रहे हैं और उनका अलायंस भी है उनका। यूरोप में बहुत सारे मुल्क हैं जो अमेरिका के सारे हलीफ हैं, वो बिल्कुल साथी हैं उनके, लेकिन वो चीन के साथ रखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत सारी चीजों में अमेरिका का हामी है, लेकिन रखना चाहता है चीन के साथ। हमारा ये कि हमें भारत जैसे मुल्क का सामना है ना एजाज साहब, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। अगर अमेरिका इस वक्त जो अफगानिस्तान में भी मौजूद है और भारत को भी वहां पे जगह देता है, रीजनेबल लोग हैं ना यूरोपियंस के। अभी हाउ रीजनेबल इज नरेंद्र मोदी, हाउ यू कैन डील विद सच? आई थिंक नरेंद्र मोदी से तो किसी को और हमें भी कोई तवक्कुआत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारनी है और मार रहा है, और वो अमेरिका के साथ भी, अमेरिका को पता चल जाएगा उनके चेहरे का। इस वक्त हम उसको बीच में नत लाइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को एंगेज करने में अमेरिका का फायदा है और हमें भी अमेरिका को एंगेज करने का फायदा है। इस इलाके में अमन की जमानत बढ़ेगी। ओके, इट विल बी इट्स अ विन-विन सिचुएशन। जी आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया सर। अब ये सवाल आपके सामने, आपने एजाज साहब की भी गुफ्तगू सुनी और फैज की भी, आप ये सवाल इसे क्यों कर इतने पुरुमीद नहीं है कि जो बाइडेन के आने के बावजूद भी कोई जौहरी तब्दीली नहीं आएगी अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात के दरमियान? सर, मेरे इतने पुरुमीद ना होने का मतलब ये नहीं कि मैं कंप्लीटली नाउमीद हूं। मैंने ये सोच समझ के ये लफ्ज इस्तेमाल किया था कि मैं इतना पुरुमीद नहीं हूं। और मैंने आपके सवाल के जवाब में मैंने ये भी बात 2-3 दफा कहा है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल जी, मैं कोई आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल बेसिकली जो कि फील करते हैं कि हमें सिर्फ चीन के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए। नहीं, हमें दुनिया के हर, मैंने कहा भी है कि हमें दुनिया के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताल्लुकात इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। और अमेरिका पास्ट में हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। टेक्निकली हम आज भी नॉन नेटो एलाई हैं अमेरिका के जी, आज भी हम नॉन नेटो एलाई हैं। लेकिन उसके बावजूद जो उसकी जो अफगानिस्तान से हट के अगर देखा जाए तो पास्ट 4-5-6 सालों में उनकी जो पॉलिसीज रही हैं वो पाकिस्तान को किसी सूरत में उन्होंने स्ट्रेंथन नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्ररी उनकी जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स इंडिया वो इंक्रीज करती रही है और इंक्रीज अब भी कर रही है। वो और ज्यादा इंडिया के करीब हो रहे हैं। उसके बावजूद मैं इसको बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूं, बल्कि ये मेरी अपनी भी अप्रोच है कि हमें कुलियतन कोशिश करनी चाहिए कि हम अमेरिका के साथ मुख्तलिफ स्फीयर्स में अपने ताल्लुकात को इंप्रूव करने की कोशिश करें। मैंने बहुत दफा लिखा भी है कि पाकिस्तान को ग्रेजुअली अपने जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक की तरफ जाना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान उस सिमत गामजन है। और जब आप इसको जियो स्ट्रेटेजिक को जियो इकोनॉमिक की तरफ से जियो इकोनॉमिक की तरफ बढ़ेंगे तो जो एवेन्यूज है वो खुलते जाएंगे, नए एवेन्यूज निकलेंगे जिनसे कि आप अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात, उसके साथ साथ और भी मुल्कों के साथ आपके ताल्लुकात जो है वो फर्दर इंप्रूव होने की उम्मीद पैदा हो सकती है। लेकिन मैं फील कर रहा हूं आज के तनाजुर में जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है इन ताल्लुकात की, बायलैटरल ताल्लुकात की, कि यस उनको अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जरूरत है। वो पाकिस्तान से उन्होंने मदद मांगी, पाकिस्तान ने उनको मदद दी। ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है कि उनको जिस चीज में पाकिस्तान की मदद देती है, आपको याद होगा 1 जनवरी 2018 या 2019 था, उसमें प्रेसिडेंट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है ट्रंप, उनकी ट्वीट आई थी दैट पाकिस्तान आर लायर्स एंड चीट्स। यस,
ठीक है ना, और उसके 6-7 महीने के बाद वो दे वो लिटरली दे रिक्वेस्टेड अस कि जी हम उनकी मदद करें। तो लेकिन रऊफ साहब कतरा क्लेम माजरत, वो कहते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप तो रिवायती सदर ही नहीं थे, वो बड़े गैर रिवायती थे। आपने सही कहा कि उस वक्त ये ट्वीट किया और बाद में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उनका बिल्कुल पाकिस्तान के हवाले से और वज़ीर आज़म साहब की क़यादत के हवाले से नुक्ता नज़र बिल्कुल बदला हुआ था। लेकिन सब्सटेंटिवली अगर आप देखना चाहें अनवर, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, सब्सटेंटिवली देखना चाहें, कंटेंट वाइज भी अगर आप देखना चाहें, तो जो ट्रंप से पहले के जो सदूर रहे हैं उनका भी ताल्लुक सिर्फ उस वक्त जब उनको पाकिस्तान की जरूरत होती है तो वो पाकिस्तान से मदद मांगते हैं। अफगानिस्तान की जंगों के दौरान उनको पाकिस्तान की मदद की जरूरत थी, रशिया को बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान की मदद जरूरी थी। लेकिन अगर आप इस रिलेशन को पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको अमेरिका इतना रिस्पॉन्सिव नजर नहीं आएगा जितना कि पाकिस्तान रहा हुआ है उनको। सो व्हेन दे नीड अस दे कम एंड गेट हेल्प फ्रॉम अस, बट व्हेन वी नीड देम आई हैव नॉट सीन देम एनीवेयर। हाँ, ये तो आप तारीख के तराजू में आपकी बात सही है। उससे देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ। और दूसरी बात है, हिस्टोरिकली आप देखना चाहें तो जो रिपब्लिकन्स हैं उनके जमाने में, उनके अदवार में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर रहे हैं एज कंपेयर टू जबकि अमेरिका में डेमोक्रेट्स की हुकूमत रही है। ये एक हिस्टोरिकल ट्रूथ है। सो मैं इन सारे चीजों को तनाजुर में जब रखता हूँ, इसके तनाजुर में देखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं फील करता हूँ कि यस, पाकिस्तान को बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान को अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को फर्दर इंप्रूव और एक्सपैंड दोनों चीजें करने की कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरी जाती एनालिसिस का ताल्लुक है और जब मैं देखता हूं कि जो अलाइनमेंट्स इस वक्त पनप रही हैं इस खत्ते में, बढ़ रही हैं, स्ट्रांग हो रही हैं और ज्यादा मजबूत हो रही हैं, और जो इस वक्त खासकर पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं आपस में, उसमें ह्यूमन राइट्स का एक आता है, एलिमेंट आता है। और मैं एग्री करता हूं अपने दोस्त के साथ कि डेमोक्रेट्स का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स के बारे में वो रिपब्लिकन से बहुत बेहतर है। तो अगर हम उस चीज को हम करें, एजिटेट करें, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद हम अमेरिकन हुकूमत से कोई एक बेहतर रिस्पांस लेने में कामयाब हो सकें। हमें उम्मीद करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम एवेन्यूज ऑफर करते हैं, आप ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। लेकिन एक चीज को मैं कभी नहीं भूलता, उसको आप स्ट्रेटेजिक कह लें या कुछ और कह रहे हैं, कि चीन के साथ जो आपके इस वक्त ताल्लुकात हैं, जिस नेचर के और जिस स्ट्रेंथ के ताल्लुकात हैं, और जो उनमें एक्सपेंशन हुई है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, उसके तनाजुर में मैं फील करता हूं कि there will be a level of hesitation in the United States of America unless of course Pakistan agrees to change its approach towards China, which is not going to happen. मैं फैज आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा सा फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से सवाल आपसे करना चाहूंगा। आज उन्होंने अपनी अलविदाई स्पीच भी की, बहुत से तनाजात रहे उनके दौरे इक्तदार में। एक उन्होंने बात की कि वो दिहाइयों के बाद पहले अमरीकी सदर है जिन्होंने कोई नई जंग नहीं शुरू की। आप समझते हैं उनका ये क्लेम दुरुस्त है? उन्होंने कोई जंग नहीं शुरू की, और ये कि उन्होंने जो वो इंतखाबी वादे करके आए थे वो उन्होंने पूरे किए। फैज, बहुत अच्छा सवाल है धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन एक अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक आधा मिनट हमारे हसन साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ जी। उनकी मैं बात से हरगिज इख्तिलाफ नहीं करता कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से अब पाकिस्तान को चाहिए कि हम जियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप में आए और पाकिस्तान को ऐसी मंडी बनाए कि हमारे पास इन्वेस्टर्स ना, देखिए हमारे पास काबिल लोगों की, हमारे पास जवान लोगों की, हमारी आबादी का 65% से ज्यादा हिस्सा जो है अंडर 25 है। तो वी हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ऑन दैट रिलेशनशिप और बिल्ड ऑन दैट पोटेंशियल। अच्छा, और दूसरी बात जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ चाइना के हवाले से, देखिए चाइना सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क नहीं है कि चाइना के साथ दूसरी रिलेशनशिप, चाइना इज फॉर द वर्ल्ड पावर है। अमेरिका हर के साथ दुश्मनी नहीं बोल दे सकता, उसको अपना बिजनेस करना है, चाइना के साथ भी करना है। चाइना भी इस वक्त इसका वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर्स, तो चाइना ऑस्ट्रेलिया के साथ बिजनेस कर रहा है, चाइना पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है, चाइना ईरान के साथ भी कर रहा है, चाइना यूरोप के साथ भी कर रहा है। तो सिर्फ चाइना के साथ अगर हमारी अच्छी रिलेशनशिप है, मतलब ये नहीं है कि अमेरिका आपको दिस इज माई ओपिनियन, तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। अब आपके साथ जी ये जो असर्शन है कि मैंने इन दहाइयों में कोई जंग शुरू नहीं की, पहली दफा अमेरिका ने अंडर हिज लीडरशिप, आई थिंक इट्स अ डूबियस क्लेम। उसकी वजह यह है कि ठीक है आपने कोई नई जंग शुरू की, इसकी वजह थी कि आपका नारा था अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका वाज गोइंग इकोनॉमिकली डाउन, आपको फिर बीच में पैंडेमिक भी आ गया और बहुत से ऐसे इंटरनल डोमेस्टिक इश्यूज ऐसे
आप नई जंग करने में नहीं, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट आपने उन तमाम जंगों को जारी रखा जो कि दुनिया में तब लाखों लोगों की हलाकतों का बाइस बन चुके हैं। आपने मोदी को खुला हाथ दिया, फ्री हैंड किया कि वो कश्मीर में जो इतनी बर्बरियत और जुल्म जारी रखे। आपने जो और दूसरे जो खित्ते हैं, खुसूसन चाइना, उसके अलावा जो सीरिया, इराक और यमन, सऊदी अरब को आपने खुली छुट्टी दी। तो ये जो सारी चीजें हैं कि आप इतनी आसानी से अफरोजिम्मा नहीं हो सकते ये कह के कि मैंने कोई नई जंग शुरू नहीं की, लेकिन आपने बेशक कोई नई जंग इस तरह से शुरू नहीं की कि हमला नहीं किया, लेकिन आपने अपनी पूरी अमेरिकन फाइट के साथ उन तमाम ट्रबल्ड एरियाज में इजराइल के साथ आपने क्या किया, आपने पूरी फोर्स इस्तेमाल करके मुसलमान चंद ममालिक को फोर्स किया कि वो उसको तस्लीम करे, उसके ताल्लुकात का इस्तेमाल करे। इराक के हालात देखें, सीरिया के हालात देखें, तो मैं नहीं समझता कि इनका जो दावा है वो दुरुस्त है। ठीक है, सतही तौर पे इसको आप तस्लीम कर सकते हैं। दोस्ती करा जा सकते हैं। रऊफ हसन साहब, सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा थोड़ा सा, आप भी अगर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अब उनके 4 साल मुकम्मल हुए हैं और उनके दौर में ये मेरे ख्याल में 2 मरतबा इम्पीच हुए हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से, और अब शायद इनकी सेनेट में भी जो इंक्वायरी या स्क्रूटिनी वो चलेगी, ये इनके तारीख में है कि 2 टाइम्स इम्पीच्ड। फिर इन्होंने, जैसे मैंने सवाल फैज से किया कि इन्होंने दावा किया उन्होंने कोई नई जंग नहीं छेड़ी, बड़े अप फ्रंट से थे, गैर रिवायती से थे, ट्विटर का बड़ा इन्होंने इस्तेमाल किया। क्या लेगेसी होगी और क्या आप समझते हैं कि इनके व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन डीसी से जिस तरह आज उन्होंने तकरीब में शिरकत नहीं की, चले जाने से इनकी लेगेसी और जो ट्रंप फैक्टर है रिपब्लिकन पार्टी में वो खत्म हो जाएगा? रऊफ हसन साहब, इनकी लेगेसी को अगर आप को एक लफ्ज में बयान करना चाहें तो मेरा ख्याल है कि वो लेगेसी जो है वो अमेरिका को डिवाइड करने की है। इन्होंने वो जो फॉल्ट लाइंस थी ना अमेरिका की, जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और उनकी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के बिल्ड होने के साथ साथ वो फॉल्ट लाइंस आहिस्ता आहिस्ता मिट रही थी, और सोचा ये जाता था कि शायद आइंदा कुछ अरसे में वो फॉल्ट लाइंस कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएं। इन्होंने उन फॉल्ट लाइंस को दोबारा से सामने ला के छोड़ दिया है, और डिविजन जो है अमेरिकन सोसाइटी की वो बहुत विशसली इन्होंने की है। इन्होंने काले और सफ़ेद की जो तफरीक है उसको उजागर किया है, इन्होंने अमीर और गरीब की तफरीक को उजागर किया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा और मल्टीपल लाइंस के ऊपर, मल्टीपल डिविजन्स के ऊपर इन्होंने अमेरिकन माशरे में जो फॉल्ट लाइंस थी, जो कि हर माशरे में होती है, सिर्फ अमेरिका में नहीं थी, उनको फर्दर क्योर करने की बजाय उन्होंने उनको उजागर किया है, उनको सामने लेके आए हैं। तो ये इतना एक बड़ा क्राइसिस खड़ा किया है उन्होंने, जिसके साथ डील करने में प्रेसिडेंट बाइडेन को भी खासी कोशिश भी करनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है खासा वक्त भी लगेगा। इस वक्त अमेरिका जो है वो लिटरली आप ये मत भूलिए कि 72 मिलियन वोट्स दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। अगर प्रेसिडेंट बाइडेन के वोट्स को अगर निकाल दिया जाए तो ये अमेरिकन तारीख में सबसे ज्यादा वोट्स हैं। इनसे ज्यादा वोट सिर्फ प्रेसिडेंट बाइडेन ने इस इलेक्शन में लिए हैं। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इनका एक अपना वोट बैंक मौजूद था और मौजूद है, और वो पिछले इलेक्शन यानी कि लास्ट इलेक्शन 2016 में हुए थे, उस इलेक्शन से अगर आप देखें आगे आए तो 2020 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में, वो 2015 के और 2019 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में वो वोट बैंक बड़ा है, कम नहीं हुआ। 6 जनवरी को जो वाकया हुआ रऊफ हसन साहब, कैपिटल हिल पे जो धावा बोला गया, उससे ये डिमिनिश नहीं हुई इनकी पॉपुलैरिटी? मैं ये देखने वाली बात है, मेरा ख्याल है कि जो इससे रिपब्लिकन पार्टी के अंदर तो डिवीजन खुल के सामने आई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि इंपीचमेंट में भी मेरा ख्याल उनके 5 या 6 रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स के साथ वोट दिया, और ये लास्ट टाइम जब इंपीचमेंट हुई थी तो नहीं हुआ था, ठीक है। अब टेस्ट केस होगा कि जब ये सेनेट में जाती है, क्योंकि वो कंटिन्यू कर रही है, तो उस वक्त देखेंगे। आज भी उनके 1-2 जो उनके लीडर्स हैं उन्होंने मतलब एक खासे क्लियर तरीके से ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ बयान दिया है। सो टू द एक्सटेंट अगर आपके सवाल को लेके जाऊं मैं कि उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कांग्रेस और सेनेट में जो उनके लोग बैठे हुए हैं, उनमें तो मुझे डेफिनेटली एक नेगेटिव इंपैक्ट नजर आता है। मेरा ख्याल है कि वो भी अब वही जो पॉलिसी जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन लेके चले हैं, जो यूनाइट करने की है, अमेरिका को दोबारा से इकट्ठा करने की है, आई थिंक उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो है। मेरा ख्याल है कि शायद उसमें एक बाई पार्टिजन लेवल की सपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन को मिले। उसमें जो जब रिपब्लिकन्स अगर ये करेंगे
आएंगे 10 या 15 आदमी या जितने भी आ जाते हैं, उसमें ना सिर्फ ये कि वो प्रेसिडेंट बाइडेन को सपोर्ट करेंगे, उनका अपना मफाद भी इसमें मुकैयद है कि वो अपनी पार्टी को भी दोबारा से यूनिफाई करें। बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से जहां की फॉल्ट लाइंस अवाम के लेवल के ऊपर सामने आई हैं, वहां उनकी पार्टी के अंदर भी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त निजाम बनाई, तो उनकी लेगेसी जो है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव रही है, बहुत डिस्ट्रक्टिव रही है। अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है, उन्होंने दुनिया से अपने आप को डिटैच किया, ट्रांस अटलांटिक जो उनके माहदे थे उससे उन्होंने जुम्बिश कलम जो है उनसे वो बाहर निकल गए। तो एक अमेरिका को उन्होंने आइसोलेट कर दिया है। अगर आप दूसरा एक आप उनकी जो लेगेसी है उसको देखना चाहेंगे, क्या तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन के दौर में रिवर्सल ऑफ पॉलिसीज बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं? आज मेरा ख्याल है जो उन्होंने 15 जो है उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने हैं, और उसमें वो जो है ये बहुत सारे मसलन जो जिन वायदों से अमेरिका निकल गया है जो ट्रंप के जमाने में, उनको वो स्ट्रेट अवे ज्वाइन कर रहे हैं वो, आई थिंक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू। तो डेफिनेटली, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। ये डिविजन्स जो है ये बड़ी डीप सेट है, और ये डिविजन्स जो है वो नफरत की हद तक फैला दी थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, इसी बिकॉज ही वाज अ नार्सिसिस्ट। उसको सिर्फ अपनी जात के साथ प्यार था, वो उसके बियॉन्ड देख नहीं सकता था, और वो फील करता था कि ही वाज लाइक गॉड, नऊजुबिल्लाह। तो वो आई डोंट नो, मैं कुछ ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका को बहुत वो शख्स डैमेज करके गया है, और प्रेसिडेंट बाइडेन को इसको हील करने में, इसको यूनिफाई करने में, इसको इकट्ठा करने में काफी वक्त लग सकता है। यही सवाल फैज आपके पास मैं लेकर आऊंगा। मीडिया के साथ ताल्लुकात भी उनके बहुत ही खराब रहे, और फेक न्यूज हर चीज पे, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो उनके साथ इनका बड़ा ऐसा रिलेशनशिप रहा कि बिल्कुल डैगर्स ड्रॉन, और सहाफियों को जिमनी सवाल करने पे टोक देना, बिठा देना, चीट कहना, बरमला। तो आप ये वैसे अमेरिकन स्टाइल जो वो डबल डाउन इफेक्ट की बात होती है, फ्रंट फुट पे आने का, आप अमेरिकन सोसाइटी के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, ये एक पिक्चर उनकी है, उनके पहलू की वजाहत करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप। और मीडिया ने कितना इनकी डाउनफॉल में किरदार अदा किया। मैंने 6 जनवरी CNN की तमाम ट्रांसमिशन देख रहा था, जिस तरह ताक के सीनियर एंकर्स इन पे हमले कर रहे थे, तो इसमें भी बड़ा एक रोल रहा है इनकी डाउनफॉल में लाने में मीडिया का। फैज अनवर कई सालों से, बल्कि कई दहाइयों से हम, आप और हम जैसे जर्नलिस्ट सहाफी यहाँ पर यही शिकवा करते थे कि अमेरिकी मीडिया बायस्ड है, ये हमारे बारे में फेक न्यूज देता है और हम लोगों को बदनाम करता है, मुसलमानों को इन्होंने इस तरह से पेश किया है, दहशतगर्द बना के पेश किया है। असल में हुआ ये कि वो लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हीं चीजों को इम्प्लीफाई किया जो कि यहाँ की माशरे की बेसिकली, और जो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस की जो खराबियां थी वो अंडर द सरफेस थी। देखिए ट्रंप, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत डैमेज किया उन्होंने, और इसमें भी कोई शक नहीं कि 75 मिलियन वोट्स लिए हैं, लेकिन ये 75 मिलियन वोट्स ऐसी रातों रात नहीं आ गए। ये जो माइंडसेट, ये जो ग्रीवेंसेस थे, ये कई दहाइयों से, कई सालों से ये अंदर ही अंदर पल रहे थे। अच्छा। और इन्होंने असल में उसको एक आवाज दी, उसको एक वॉइस दी, और उसको एक शक्ल और एक चेहरा देके सामने आए, तो लोग उनके साथ मिल गए। लेकिन एक इसमें अच्छी बात यह है कि जैसे कि आपने भी खुद अपना रेफर किया अपने में भी और अपने कमेंट्स में, कि लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक रिवायती सदर नहीं, उनका तरीकाकार डिफरेंट था, एक किसी हद तक नीम पागल आदमी थे। तो अब जो रिपेयर का काम है, और जैसे कि खुद बाइडेन ने कहा रिपेयर करना चाहते हैं, उसमें थोड़ी जल्दी आ सकती है। यानी लोगों को अंदाजा है, मुझे, आपको, एंगेला मर्केल को और आपके बोरिस जॉनसन को, सब लोगों को मालूम है कि हाँ भाई हम एक पागल शख्स से डील कर रहे थे, इसलिए हमको ये करना पड़ा था। अब एक सीरियस, ग्रेसफुल, डिग्निफाइड आदमी, एक प्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट जो कि एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा है, जो कि 50 साल से सियासत में रह चुका है, यहाँ के पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो जब बात करेगा तो हमसे अच्छी तरह करेगा और उसको समझ के। तो ओवरनाइट तो रिपेयर नहीं हो सकती है रिलेशनशिप, बट विल सी सम क्विक रिटर्न एंड क्विक रिटर्न्स। और दूसरी बात ये कि जो रिपब्लिकन की पार्टी की बात है, विद रिपब्लिकन पार्टी, वहां पर भी ये हुआ है। अब देखिए जो 75 मिलियन जो वोटर्स हैं, मैं आपको हैरत होगी आपको कि मेरे अपने कई जानने वाले करीबी लोग, मेरे अपने रिश्तेदारों में कुछ ऐसे शामिल हैं पाकिस्तानी और मुसलमान, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। अच्छा।
और उन्होंने इसलिए वोट दिया कि एक तो ये कि बहुत सौ को अपने पॉकेट की, अपने टैक्सेस की फिक्र थी कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा हमको टैक्स में ब्रेक देता है, और कुछ की कुछ और वजूहत। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको आप इंतहा पसंद नहीं कह सकते। ये वो लोग हैं जो दहशतगर्द नहीं थे। तो एक फ्रेंच एलिमेंट है विद इन द पार्टी जो कि जरूर एक एक्सट्रीमिस्ट है, तो अब वो पीछे हटेगा और मेन स्ट्रीम रिपब्लिकन पार्टी आपको सामने आती हुई नजर आएगी। और उसकी शुरुआत जो मिच मैकोलम जो बयान दिया, और बहुत अहम बयान दिया उन्होंने तौर पर, उन्होंने कहा कि जी the writers were fed lies and were by the president। झूठ में उन्होंने थोड़ी आवाज कट रही है आपकी फैज जी। फैज आपका नुक्ता मैं सुनिए। रऊफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा टूवर्ड्स द एंड मीडिया के साथ, जो क्योंकि आप भी वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, मीडिया और हुक्मरानों का बड़ा ताल्लुक जो है उसमें बड़ा बैलेंस बरकरार रखना होता है। लव हेट रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन आपको मीडिया को भी ऑन बोर्ड रखना होता है और मीडिया को भी जो है वो तस्वीर के तमाम पहलू जो है वो सामने रखने होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का साहब का जो मीडिया हैंडलिंग थी, ट्विटर का उन्होंने इस्तेमाल किया, एंड में उन पे बैन हो गया। फेसबुक का बड़ा उन्होंने इस्तेमाल किया, बड़े उनके फॉलोअर्स थे, और उन्होंने ये जो रवायती सियासत होती है, प्रेस रिलीज, तमाम अहम फैसले खुद ट्वीट कर देना, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को बिल्कुल आउटकास्ट कर देना, इट हैज कॉस्ट हिम एज वेल, डोनाल्ड ट्रंप को। रऊफ साहब जी बिल्कुल बिल्कुल जी, इस बारे में कोई शक नहीं है। जब भी आप सीएनएन का जिक्र कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि सीएनएन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अमेरिकन मीडिया भी डिवाइड हो गया था, बिल्कुल डिवाइड हो गया था। हमारे यहाँ भी कुछ थोड़ा सा इस किस्म का आंसर आपको नजर आता है, लेकिन अमेरिकन मीडिया की जो डिविजन थी वो बहुत ही ज्यादा स्टार्क थी, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर था जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया था वो प्रेसिडेंट ट्रंप का अपनी जाती पर्सनैलिटी, जो कि एक बहुत एरोगेंट पर्सनैलिटी थी इनकी, और वो बिल्कुल डिसएग्रीमेंट जो है। आप देखिए इसका एक और मैं आपको बताता हूँ कि उनकी कैबिनेट देखिए कि उन्होंने कितनी दफा, कितनी तेजी से अपने करीब तरीन जो साथी थे उनको बाहर निकाला। यानी कि आप अमेरिकन हिस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी किसी टेन्योर में भी इस तेजी से इतनी तादाद में जो एडवाइजर्स थे, क्लोज एडवाइजर्स जिनको मिनिस्टर्स कहते हैं, उनको आपने निकाला। एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह लोग जो है वो गए हुए हैं। आज मेरा ख्याल अगर देखा जाए तो उनकी टीम में एक भी बंदा उस टीम का शामिल नहीं था आखिर में, जो कि शुरू में उन्होंने टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी। तो ये एक क्या था, इसकी वजह कोई उनके साथ, मतलब कोई भी उनके साथ अगर डिसएग्री करता था तो वो उसको एक जाती इंसल्ट के तौर के ऊपर लेते थे। तो बेसिकली आपने भी ये कहा है कि जो वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन ना होने के साथ साथ मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है उसके अपने फ्लॉज थे, कोई बहुत ही डीपली इनग्रेव्ड फ्लॉज थे जिनको वो कम नहीं कर सके। और मेरा ख्याल है कि उनकी सारी जो ये शरारत का अहद था वो उन्हीं फ्लॉज की वजह से नेगेटिवली इंपैक्ट होता रहा, और उसके तासुरात मीडिया जो था वो मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जो एक बिल्ड किया है उनके दरमियान। लेकिन उस बिल्ड को उनके खिलाफ एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के साथ साथ मैं जो कह रहा हूँ ना, फॉल्ट लाइन्स जो है ना, उनको भी फर्दर उजागर करने में भी मीडिया का रोल हो गया था। खासकर ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर का जो मूवमेंट जो चली है इनके जमाने में, उसने बहुत फर्क डाला है, और उसको जो प्रोजेक्शन मिली है मीडिया के ऊपर उसका भी एक बहुत बड़ा आंसर शामिल था। लेकिन अगर कोई एक चीज को, अगर आप एक चीज देखना चाहेंगे जिसकी वजह से मीडिया ने ये एक किस्म का, मैं कहूंगा कि पार्टिजन, फॉर और अगेंस्ट पार्टिजन रोल जो है वो उसको प्ले करना पड़ा, मैं ये भी कहूंगा, वो प्रेसिडेंट ट्रंप की अपने मसाइल थे, अपनी जो उनके पर्सनालिटी के इश्यूज थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल उसमें प्ले किया है। अच्छा सर, और ये जी टुवर्ड्स द एंड सर 200 साल से ज्यादा आज वो कह रहे थे इनॉग्रेशन में, ज़ाहिर बात है उनकी जमहूरियत की तारीख है, और उन्होंने कहा हमने हमेशा क्राइसिस से इमर्ज किया है। आप समझते हैं कि विद प्रेसिडेंट जो बाइडेन एज प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट एवर विमेन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जिनका बाज़ लोग कह रहे हैं जी अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन है, बाज़ कह रहे हैं एशियन अमेरिकन ओरिजिन है, ये आगे ले जाएंगे अमेरिका को? आप समझते हैं अमेरिका की जो तारीख रही है, अमेरिका जो इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से इंतशार का शिकार हुआ, ओवरकम कर जाएंगे इस चैलेंज को? ये कोशिश तो इनकी यही होगी जी, बिल्कुल डेफिनेटली। आज जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो तकरीर की है वो भी इसी के ऊपर था कि हमने अमेरिका को दोबारा यूनिफाई करना है, अमेरिका को दोबारा हमने एक करना है। लेकिन ये एक तकलीफ थे
एक अमल होगा और उसमें वक्त भी लग सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा है आपको कि जो डिविजन है बहुत शार्प हैं और वो बड़ी डीपली एनग्रेव्ड हैं। 75 मिलियन वोट को कम वोट नहीं होता, जैसा कि मैंने कहा है कि सवाए और नंबर ऑफ वोट्स जो कि बाइडेन ने हैं, आज तक इससे ज्यादा वोट किसी और बंदे ने नहीं लिए। सो एक उनका एक अपना इलेक्ट्रेट मौजूद है, एक सपोर्ट बेस मौजूद है। अब वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये डिपेंड करता है कि जो उनकी रिपब्लिकन पार्टी की जो लीडरशिप है वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं अपने आप को कि उसमें मुझे थोड़ी सी जो है एक चेंज नजर आ रही है इन द लास्ट फ्यू डेज, खासकर ये 6 तारीख के बाद से एक चेंज नजर आ रही है। और जो रिपब्लिकन पार्टी के अपने जो लोग हैं वो भी टूट के दूसरी तरफ जा रहे हैं। दैट मीन्स कि जी वो भी बेसिकली अमेरिका को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की ताकत जो है वो अमेरिका की यूनिटी में है। किसी भी मुल्क की ताकत जो है वो उसकी डिसयूनिटी में नहीं होती है। और जो जिस 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 जालिमाना तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका का शराजा बखेरा है, उसको आई एम श्योर कि प्रेसिडेंट बाइडेन उसको, जैसे कि उन्होंने कहा भी आज कि वो करना चाहेंगे, इकट्ठा करना चाहेंगे। लेकिन ये एक एज आई सेड तकलीफ दे अमल भी हो सकता है और वक्त तलब अमल भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक और जो ऑप्शन हो सकता है कि जो अमेरिकन खुद जो है अपनी इस डिविजन के बारे में इतने सेंसिटिव हों और शायद वो परेशान भी हों, इससे अगर ये एक चीज आती है, ये एक अमल, और इसको मीडिया उभारने में कामयाब होता है और जो इनकी पॉलिसीज हैं उसमें हीलिंग टच जो है वो ज्यादा, और वो मैं फील करता हूँ, आई एम वेरी सर्टेन अबाउट इट कि जी उसमें हीलिंग टच बहुत होगा। बिकॉज प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो बहसियत एक इंसान के एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा। एक बहुत ही एक ऐसा शख्स जो कि जज्बात रखता है, फीलिंग्स रखता है। और हालांकि जब आप मसनद सदारत के ऊपर बैठते हैं तो शायद आपके जाती जज्बात इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये चीजें सामने आती रहती हैं। तो मैं फील करता हूं कि ये बेहतरीन इंसान है अमेरिका के लिए, जो कि उस डिविजन को हील करने में ये कामयाब हो गया। आपने सही कहा, 37 साल का इनका सेनेट का जो है वो रिकॉर्ड है, बहुत एक्सपीरियंस है और बहसियत इंसान के, क्योंकि ये गम से गुजर चुके हैं। इनकी वाइफ और बच्चे आपको पता है कि एक्सीडेंट में मरे थे और उसके बाद एक ह्यूमन टच इनमें जो है ना वो बड़ा डोमिनेंट है। और मैं हमेशा इसमें अपनी मैं फील करता हूं कि ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है एक इंसान की। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। टेलीफोन लाइन पर आपका वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी पर इत्तलात और नशरियात फैज़ रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया USA से। आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमने स्पेशल शो आपके सामने रखा और मुख्तलिफ जहतें अमरीकी निज़ाम के हवाले से पिछले 4 साल जो गुजरे हैं, सदर ट्रंप के साबिक सदर जो अब हो गए हैं, सुबकदोश हो गए हैं, उनके दौर में जो तनाज़ात खड़े हुए, फिर उनके मुतनाज़ा बयानात, उनकी हैंडलिंग और उसके जो अक्स पड़ा पूरी दुनिया पे, और फिर पाकिस्तान के हवाले से भी उनकी कहते तो हमेशा थे, मोतरफ भी थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं पाकिस्तान के हवाले से। और चाइना पे भी उनका फोकस रहा। क्या आज जब 46वें सदर के तौर पे जो बाइडेन, जिनके बारे में रऊफ हसन साहब कहते हैं कि कमाल इंसान है और इस वक्त अमेरिका को ऐसे तजर्बाकार बुर्दबार किस्म के लीडर की ज़रूरत है, वो अमेरिका को इस मंझदार से बाहर निकाल लेंगे? और क्या प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जिनके पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अच्छी शनासाई है, हमारे लिए एक बेहतर सदर के तौर पे साबित होंगी? जब मैं बेहतर सदर कहता हूं उसका मतलब ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमारी साइड लेंगे, लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ पाकिस्तान के जो मसाइल हैं या पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में जो रुकावटें हैं उनको अबूर करने में अपना लीडरशिप रोल अदा करेंगे। या आने वाले वक्त में भी हम इसका अहाता करते रहेंगे। आज हमने आपको इनॉग्रेशन की भी लाइव विजुअल्स भी दिखाए और जो अमेरिका की सियासत है और जो अमेरिका की मुआशरत है उसके मुख्तलिफ पहलुओं से भी आपको आगाह किया। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। फेसबुक और ट्विटर पे अपनी राय से जरूर आइएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 में। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इस्लामाबाद स्टूडियो से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।